उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया कि हम हमारे तरीके से ले लेंगे, नहीं हो पाया वहाँ से ना, तो उसमें टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, हम लोग अपने पुराने तरीके से ही क्लास लेते हैं, क्योंकि अननेसेसरी में अपनी पूरी क्लास खराब हो जाती है। अरे लास्ट क्लास में हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए थे? कैन यू प्लीज टेल मी, कितने क्वेश्चंस कर लिए थे हम लोगों ने? कितने क्वेश्चंस कर लिए थे? मैम 2 क्वेश्चंस कर लिए थे। कौन सा मेथड चल रहा था? कौन सा मेथड चल रहा था? सेकंड ऑर्डर सेकंड ऑर्डर चल रहा है, उसमें मेथड कौन सा था? चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल मेथड। चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल मेथड, वेरी गुड। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है भैया सब लोगों को? यस मैम। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखो। फोर एक्स स्क्वायर d2 y by dx स्क्वायर प्लस 4x की पावर 5 dy by dx प्लस x की पावर 8 प्लस 6x की पावर 4 प्लस 4y इक्वल्स टू 0। 4x स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर प्लस 4x की पावर 5 प्लस x की पावर 8। मैम आपके नोटबुक धुंधला दिख रहा है मैम। धुंधला दिख रहा है? एक मिनट, थोड़ा और क्लोज कर सकते हैं क्या? क्लोज बेटा क्लोज तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करती हूँ ना। बाहर जा रही हूँ और फिर वापस आऊंगी इसमें। यस मैम अब बिल्कुल ठीक है। सबसे पहला स्टेप अपना क्या होता है, हम d2 y by dx स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं, क्योंकि हमें कंपेयर किससे करना है? d2 y by dx स्क्वायर प्लस p dy by dx प्लस 2y इक्वल्स टू r से हमें कंपेयर करना होता है इक्वेशन को। सबसे पहले स्टेप में 4x स्क्वायर से डिवाइड करो पूरी इक्वेशन को। करो d2 y by dx स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स प्लस, इसमें हर एक टर्म को हम डिवाइड करते हैं, तो मैं ये यहाँ पर लिखूँ एक्स की पावर 8 अपॉन 4x स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एक्स की पावर 6 अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। 0 से डिवाइड करेंगे तो यही टर्म आएगी। क्लियर है ये सबको टर्म? है ना। अब हम देखते हैं इसमें पी क्यू आर। तो पी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। क्यू क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ वाई। और आर क्या है हमारे पास में? 0 है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो हियर पी इक्वल्स टू एक्स क्यूब, क्यू इक्वल्स टू एक्स की पावर 6 अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और आर है हमारा 0। अच्छा, सबसे पहले हम इस मेथड को अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें क्या कैलकुलेट करना होता है? क्या कैलकुलेट करते हैं? आई।
है ना। कल भी क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगर हम चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल मेथड लगाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले आई कैलकुलेट करना होगा। तो आई के लिए क्या करेंगे, q माइनस 1/2 dp बाई डी एक्स माइनस 1/4 टी स्क्वायर। चलो जल्दी से कैलकुलेट करके बता दो मुझे। आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और एक u कैलकुलेट कर 1/x², ठीक है बिल्कुल। बाकी लोग भी कैलकुलेट करें। q की वैल्यू रखो x की पावर 6/4 प्लस 3/2x²। 1/x² आएगा। 1/x² आएगा, बिल्कुल ठीक है। 3/2x² प्लस 1/x² माइनस 1/2 इंटू 3x² dp बाई डी एक्स इज 3x² और माइनस 1/4 टी स्क्वायर का मतलब हो गया x की पावर 6। तो ये टर्म कैंसिल हो गई, ये टर्म कैंसिल हो गई और हमें रिजल्ट मिला 1/x²। तो कल हमने ये डिस्कस किया था कि अगर i की वैल्यू कांस्टेंट या कांस्टेंट अपॉन x² मिलती है तभी हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम एक u और कैलकुलेट करके रखेंगे। e की पावर -12 इंटीग्रेशन ऑफ q इक्वल्स टू क्या है एक बार बता दो, ऊपर ही ऊपर u क्वेश्चन इक्वल्स q होता है y का जो कोफिशिएंट होता है। q नहीं कौन मैम, सा वो होता वैल्यू है? क्या है? x की पावर 6/4 प्लस 3/2x² क्वेश्चन प्लस वाला 1/x²। क्वेश्चन की क्वेश्चन की x की पावर 8 प्लस 6x की पावर 4 प्लस 4। ठीक है, चलो Yes, ma'am. q कैलकुलेट करो e की पावर -1/2। भाई जिनके पास फोटो क्लियर नहीं आ रहा है इसका मतलब वो लोग भी एक काम करो, लीव करो पहले मीटिंग को, दोबारा एडमिट करूंगी मैं उनको, है ना। अगर कभी किसी का वीडियो क्लियर नहीं आ रहा हो तो एक बार लीव कर दिया करो, फिर से एडमिट करवा दिया करो, तो उससे कई बार अपना नेटवर्क क्लियर हो जाता है। मैम ये आई, मैम हाँ ये आई का फॉर्मूला है क्या? हाँ, ये आई का फॉर्मूला है, कल पढ़ा नहीं था क्लास में? तो क्लास नहीं ली थी। कल क्लास नहीं ली थी, ये तो बड़ा स्टूडेंट्स कैसे कम हो गए। हाँ, e की पावर -1/2 x³ dx, तो e की पावर -x⁴/8 हो जाता है। यहाँ तक सबको क्लियर है? पहले सबसे पहले हमें i निकालना है और i निकाल के चेक करना है कि कांस्टेंट या कांस्टेंट अपॉन x² होना चाहिए, और कांस्टेंट अपॉन x² होगा तभी हम क्या कर सकते हैं, ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। अगर i के लिए हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है तो फिर हम किसके लिए आएंगे, u के लिए आएंगे। u कैलकुलेट कर लिया हमने फॉर्मूले से। फिर अब लेट y इक्वल्स टू u इंटू v बी complete solution of इक्वेशन नंबर 1। और 1 कौन सी है, जिससे हमने PQR सिलेक्ट किया था वो, जिससे हमने PQR सिलेक्ट किया था वो। अब U तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हमें किसको कैलकुलेट करना है, B कैलकुलेट। और B कैलकुलेट करने के लिए कौन सा मेथड हम अप्लाई करते हैं, B कैलकुलेट करने के लिए वेयर b is to be determined by d2v by dx square plus iv equals to r upon u। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। d2v by dx square plus iv equals to r upon u। वैल्यूज में रखें, मैं पेज शो कर देती हूँ। जिन लोगों का पहले वीडियो क्लियर नहीं आ रहा था, अब क्लियर है, वो लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में मैं फोटो भी ग्रुप पे सेंड कर दूंगी। मैम पिछली क्लास की भी भेज देना एक बार। अब पिछली क्लास की थोड़े संभाल के रखी हुई है मैंने, होगी तो भेज दूंगी, है ना। होगी तो मेरे पास, अगर फोन में डिलीट नहीं की होगी मैंने तो मैं भेज दूंगी।
ठीक है, चेंज कर लो, चेंज कर लो। ठीक है, आई और यू और नॉर्मल फॉर्म बनाओ, क्या बन रही है? d2v by dx स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू v इक्वल्स टू, r की वैल्यू 0 है तो ये टर्म तो 0 ही मिलेगी अब हमें, है ना। r अपॉन यू कुछ भी कर दो, r अगर 0 है तो 0 ही मिलेगा। अब जब 1/x स्क्वायर आए, जब कांस्टेंट आ रहा था, कल कांस्टेंट वाले क्वेश्चन हमने किए थे, तो कांस्टेंट में तो डायरेक्ट हमारे पास कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली इक्वेशन बनती है, और जब x स्क्वायर आता है डिनोमिनेटर में तो हम इसको लिखेंगे x स्क्वायर d2v by dx स्क्वायर प्लस और ये बनती है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। इस मेथड के लिए हमें क्या याद करना पड़ेगा? अगर आई की वैल्यू कांस्टेंट होती है तो ये कन्वर्ट होकर नॉर्मल फॉर्म किसमें रिड्यूस होती है? कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले में डायरेक्टली निकलता है। और अगर कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर आता है तो उस केस में क्या होता है? ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। अच्छा, होमोजीनियस के लिए सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस के लिए सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? लेट z इक्वल्स टू log x इक्वल्स टू e पावर z, क्या दिला रही हूँ मैं, x d y by dx होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ v है तो x dv by dx बनता है d of v, और x स्क्वायर d by dx स्क्वायर बनता है d माइनस 1v। ये सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ ये वाला करेंगे। एक बार दोबारा बता दो, वो जो आपने इसी चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज हमने की थी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। उसमें क्या था? अब हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल y की हो गया, v के साथ कांस्टेंट dv by dx के साथ x और d2v by dx स्क्वायर के साथ जब x स्क्वायर होता है मल्टीप्लाई में तो वो कैसी इक्वेशन होती है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसके लिए सब्स्टिट्यूशन हम क्या रखते हैं? स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन में यही रखने होते हैं हमेशा, z इक्वल्स टू log x इक्वल्स टू e पावर z हो गया, इसका मतलब x dv by dx d बनता है और x स्क्वायर dv by dx स्क्वायर dv माइनस 1v बनता है, और यहाँ पे d का मतलब d by dz। ठीक है, ये रखना है आपको, है ना। फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने करवाई थी, थोड़ा टाइम हो गया, आज एक बार होमोजीनियस वाला करके आप देखना। दोनों क्वेश्चंस में होमोजीनियस पे बेस्ड ही कराऊंगी। d माइनस 1 प्लस 1 d मैंने बाहर ले लिया इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व करें तो d स्क्वायर माइनस d प्लस 1 d इक्वल टू 0 ना। अब ये कांस्टेंट कोफिशिएंट बन गई है। कैसे निकालते हैं? ऑक्सिलरी m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फिर हम m की वैल्यू निकालेंगे 1 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो ये अपने पास आएगा 1 प्लस माइनस √3 आयोटा अपॉन 2, और रियल और इमेजिनरी पार्ट हम सेपरेट करें तो ये टर्म अपनी ये बनेगी। अच्छा, इसका CF मुझे कौन बता सकता है? कोई इसका CF बता सकता है मुझे? लोग हैं अभी क्लास में, बहुत सारे लोग तो चले गए हैं क्लास में से, और आज उनकी अटेंडेंस भी नहीं हो पाई है। बहुत लोग आउट हो चुके हैं क्लास से। अच्छा, देखते हैं कौन बताएगा मुझे इमेजिनरी का कैसे लिखते हैं CF? इमेजिनरी का CF कैसे लिखते हैं? मैम e to power 1/2। हाँ,
C1 cos P/2f x नहीं आएगा बेटा, यहाँ z Z आएगा। plus C2 sin root P/2 Z। इसको हम कन्वर्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि अपना PI क्या होगा, 0 होगा। PI तो क्या है, यहाँ पे 0 आ रहा है, तो PI तो अपना निकलेगा ही नहीं इस बार। तो यही अपना किसके बराबर हो जाएगा, CFE B के बराबर हो जाएगा। इसको हम x में और कन्वर्ट कर लेते हैं। B इक्वल्स टू CF प्लस PI होता है, CF प्लस PI होता है, लेकिन PI 0 होने के कारण यही टर्म रह गई है। और इसको हम जो है वो लिख लेते हैं b इक्वल्स टू e की पावर हाफ z का मतलब हो गया x की पावर 1/2 C1 cos √3/2 log x प्लस C2 sin √3/2 log x। और कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन होता है y इक्वल्स टू u इंटू v। u की और v की वैल्यू रख दो, u और v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। u था अपने पास e की पावर माइनस x की पावर 4/8 और ये v सामने लिखा हुआ है, तुम्हारे पास वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना। मैं ये पेज भी शो कर देती हूँ आप लोगों को। क्या करना है बेटा, वैसे ही जैसे हमने कल किया था, हम यहाँ पे अटेंडेंस लिखी हुई है, कंफ्यूज मत होना। अभी जिन्होंने नहीं एंट्री की तो पहले बाहर निकल गए थे उनकी ना? तो अगर i की वैल्यू कांस्टेंट अपॉन x स्क्वायर होती है तो हमारे पास क्या बनती है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है सेकंड ऑर्डर की। और सेकंड ऑर्डर की जब डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है तो उसके लिए सब्स्टिट्यूशन होता है z इक्वल्स टू log x इक्वल्स टू e की पावर z और x dv/dx बनेगा dv और x स्क्वायर d2 v/dx स्क्वायर बनेगा अपने पास में क्या, d-1v। ये पहला रूल है इस चैप्टर का ना। और जैसे ही सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे फिर हम उसी पर आ जाएंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन CF और PI। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चेंज कर लूं, चेंज कर लूं। यस मैम। अब आप लोग भी साथ साथ ट्राई करते चले जाना और कैलकुलेट करते जाना। क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, थोड़ा सा मैं बड़ा लिख देती हूँ क्वेश्चन को ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए। देखो क्वेश्चन बोल भी रही हूँ, लिखते जाना। d2y/dx स्क्वायर प्लस पावर -1/3 dy/dx प्लस 1/4 x की पावर -2/3 -1/6 x की पावर -4/3 -6/x स्क्वायर y इक्वल टू 0। सबको क्वेश्चन दिख रहा है? मैं एक बार रिपीट कर दो वापस। d2y/dx स्क्वायर प्लस x की पावर -1/3 dy/dx प्लस 1/4 x की पावर -2/3 -1/6 x की पावर -4/3 -6/x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज y इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। सबसे पहला काम हमारा क्या है, PQR देखना है। चलो P क्या होता है, जो dy/dx के साथ होता है वो P होता है।
जो y के साथ टर्म होती है वो q होती है और जो राइट हैंड साइड में टर्म होती है वो r होती है। लेकिन पहले चेक कर लेना d2y/dx स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, है ना। वो 1 है ऑलरेडी हमारे पास इस क्वेश्चन में, इसलिए हमने डायरेक्टली pqr लिखी है। कौन सा मेथड लगा रहे हैं हम? चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल मेथड या नॉर्मल फॉर्म मेथड। ठीक है, चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल मेथड या नॉर्मल फॉर्म। इसके लिए पहले सबसे पहले हमारा स्टेप होता है आई कैलकुलेट करना। q माइनस 1/2 dp/dx माइनस 1/4 t स्क्वायर। चलो जल्दी से कैलकुलेट करके बता दो क्या आ रहा है। q की वैल्यू क्या है? 1/4 x की पावर -2/3 माइनस 1/6 x की पावर -4/3 माइनस 6/x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1/2 dp/dx। अच्छा, डिफरेंशिएशन बताओ। x की पावर -1/3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? यहाँ कर लेती हूँ मैं तो। x की पावर मैम आई का वैल्यू आ जाएगा -6/x²। वेरी गुड, तुम्हारे लिए निकालो बेटा, है ना। x की पावर -1/3 का डिफरेंशिएशन -1/3 x की पावर -1/3 -4/3 x की पावर -1/3 x की पावर -4/3। ठीक है, -1/4 p स्क्वायर का मतलब हो गया x की पावर -2/3। ये टर्म और ये टर्म कट गई, ये टर्म और ये टर्म भी कट गई, क्योंकि 1/6 प्लस का हो जाएगा ये। आपके पास टर्म आई -6/x²। ठीक है, सबका आ रहा है, सबका आ रहा है। ठीक है, यू कैलकुलेट, यू कैलकुलेट। मैम u का वैल्यू आ जाएगा 3/2 e की पावर -1/2 इंटू x की पावर 2/3। ठीक है, चलो। मैम u की वैल्यू आ रही है e की पावर -3x⁴ डिवाइडेड बाय 4। तो उसको 2/3 को 3/8 कर दो ना, है ना। उसको 3/8 करो। क्या फॉर्मूला होता है? लगाओ फॉर्मूला सब लोग। अब जिन्होंने एंट्री ले ली थी उनकी अटेंडेंस मैंने लगा दी है फिर से। e की पावर -12 इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e की पावर -1/2, p की वैल्यू है x की पावर -1/3 dx। इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ? x की पावर -1/3 प्लस 1, तो -2/3 ना। -1/3 प्लस 1 2/3 अपॉन प्लस का 2/3 होगा ये, अपॉन 2/3। बिल्कुल बेटा नवरतन, मैं फोटो सेंड कर दूंगी, लेकिन फिर भी तुम्हें जितना समझाया जा रहा है उतना आप करो। मैं बोल तो रही हूँ, लिखते तो चले जाओ। ठीक है, e की पावर -3/4 x की पावर 2/3। सबका यही आ रहा है यू। अब मैं ना पूरी स्टेप्स नहीं लिख रही हूँ ना, थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहे हैं क्योंकि हमारा टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है। कंप्लीट सॉल्यूशन हम क्या मानते हैं? y = u × v मानते हैं, और वेयर v is to be determined by, u तो हम निकाल चुके हैं, v is to be determined by d2v/dx स्क्वायर प्लस iv = r/u। वैल्यू रखें इसमें, d2v/dx स्क्वायर -6/x² v = ये भी 0 हो गया।
तुम देखना जो कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स आती हैं उसके 2 ही क्वेश्चन हैं, दोनों मैंने क्लास में डिस्कस करवाए हैं। इससे ज़्यादा शायद मेरे को नहीं लगता कि पूरी एक्सरसाइज में तुम्हें कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोई क्वेश्चन मिलेगा। फिर भी अगर मिलता है तो उसमें क्या है, पहले ही कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा हो जाता है तो आज मैक्सिमम टाइम 0 दे देते हैं ये ना, जिससे आगे हमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े। मैं चेंज कर लूँ क्या बेटा पेज? मैं शो कर रही हूँ पेज। जिनको वीडियो दिख रहा है वो लोग अपने आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैम यहाँ पे आर क्या होता है? आर बेटा इक्वल्स टू में जो फंक्शन होता है एक्स का वो है, इसमें वाई नहीं होता। जिस टर्म में वाई नहीं होता उसको हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं और इट इज कॉल्ड एज आर। प्रोनाउंस हमने क्या किया है उसको आर। ठीक है, देखो तुम इक्वेशन 1 जहाँ मैंने लिखी है वहाँ पे आर लिखा हुआ है, यहाँ पे 0। इधर देखो यहाँ लिखा है 0 यस आर, मैम, यस मैम। है ना, दिख गया? चलो चेंज कर लूँ मैं पेज, पेपर चेंज कर लूँ मैं। 1 मिनट। ठीक है, करें, बाकी लोग करना स्टार्ट करो। होमोजीनियस बनेगी, एक्स स्क्वायर को पहले इधर शिफ्ट कर दो, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन को, होमोजीनियस बना दो और सब्स्टिट्यूशन कर दो लास्ट क्वेश्चन की तरह। अब मैं चेंज कर रही हूँ क्योंकि वी हैव वेरी लेस टाइम। मैम CF आ रहा है इसका C1x³ + C2x⁻² अभी चेक करते हैं, मुझे याद नहीं है आंसर। एक्स स्क्वायर d2v/dx² -6 = 6 b = 0। ये अपनी नॉर्मल फॉर्म बनी। कौन सी इक्वेशन है ये? होमोजीनियस है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की। और मैं यहाँ सब्स्टिट्यूशन नहीं लिख रही हूँ, पहले हम क्वेश्चन ही कर रहे हैं डायरेक्टली। इसलिए सब्स्टिट्यूशन जब करते हैं तो ये क्या बनता है, dd-1 और ये हो जाएगा -6 b = 0। हम ऑलरेडी आज कुछ क्लास में कर चुके हैं। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो d² - d - 6v = 0 ना। मैं लिख दूंगी क्या सब्स्टिट्यूशन, z = log x और x = e⁻z। बस इतना लिख देती हूँ, जितनी हमें जरूरत पड़ेगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन हम निकालेंगे तो m² - m - 6 = 0। इसके फैक्टर्स हम निकालें तो क्या आता है, m² - 3m + 2m - 6 = 0। तो ये m - 3 और m + 2 आएगा इसका फैक्टर। सबको आते हैं फैक्टर निकालने, तो m की वैल्यू 3 और -2। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा रियल रूट्स के लिए, c1e⁻3z + c2e⁻−2z और इसको x में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा c1x³ + c2/x²। ठीक है बेटा, देखो ठीक है आपका। अच्छा pi क्या होगा, 0, तो यहाँ 0 है। अब b = CF + ti, तो b हो गया c1x³ + c2/x²। ठीक है, समझ लो। अभी मैं वो भेज दूंगी फोटो, लेकिन एक क्लास के बाद भेजूंगी, है ना। कोशिश करूंगी अभी भेजने की, लेकिन अगर टाइम हो गया तो मैं नेक्स्ट क्लास के बाद भेजूंगी आप लोगों को। और कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया हमारा y = u × v। u की वैल्यू रखो, u क्या था हमारे पास में, u क्या था किसी को ध्यान है, e⁻³ और c1x³ + c2/x²। ठीक है, ओके, ठीक है क्या? शीट आपको पूरी दिख रही है? आप लोग वैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिनको दिख रहा है वीडियो।
तो ये अपना चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल मेथड था, जिसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिसमें आई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, वो डायरेक्ट कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट होता है, CFTI निकालते हैं, और जिसमें कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर मिलता है वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है सेकंड ऑर्डर की, और वहाँ सब्स्टिट्यूशन करके हम फिर से v निकाल के u इंटू वी निकालते हैं। 2 केसेस बनते हैं। सबसे पहले एग्जाम में आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, अगर कांस्टेंट या कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर मिल रहा है तभी ये मेथड अप्लाई करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। फिर हम नेक्स्ट मेथड पर आते हैं। अभी तक हमने जो प्रोसेस किया है उसमें ये हमने 3 मेथड्स पढ़े हैं। सबसे पहले अगर हमें होमोजीनियस है तो दिखती है सामने ही, हमें स्टेप दिख जाएगी कि होमोजीनियस है या नहीं।